speaking, Mr. Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra, and we are in your city. We are sitting here on top of a launch and we are getting the skyline of your city. It's called the Maximum City. Maximum City क्या maximum है 2014 के बाद? Maximum votes, maximum seats की यहाँ से expectation है बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को. महाराष्ट्र में क्या आज आपको मोदी वेव 2014 वाला दिख रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2014 से 2019 के बीच मैक्सिमम सिटी को मैक्सिमम करने का प्रयास हमने किया. यहाँ पर मेट्रो का नेटवर्क हो, यहाँ पर कोस्टल रोड हो, यहाँ पर ट्रांस हार्बर लिंक हो, यहाँ का न्यू एयरपोर्ट हो, यहाँ का धारावी का प्रोजेक्ट हो. जो चीज़ें 20 साल तक बोली जाती थी वो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन पर करने का काम हमारी सरकार ने किया. और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मुंबई में मैक्सिमम सीटें पिछले बार भी लोगों ने हमको दी थी और इस बार भी हमको लोग देंगे. और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी का हाईएस्ट रेटिंग अगर कहीं होगा तो मुंबई में है. मुंबईकर मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं. और अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो मेरा अपना मानना यह है कि पिछले बार जिस प्रकार की वेव महाराष्ट्र में दिखाई पड़ती थी आज उससे बड़ी वेव है. और विशेष रूप से पिछली वेव आप लोग कैच इसलिए कर पाते थे कि वो मिडिल क्लास की थी. ये वोकल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ओपिनियन पोल्स में आते हैं, जो एग्जिट पोल्स में आते हैं. इस बार की वेव वो लोग तो साथ में है ही, पर इस बार की जो वेव है ये मूल रूप से समाज के गरीब तबके में है, जो किसी ओपिनियन पोल का हिस्सा नहीं होते, जो किसी एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं होते. और बिल्कुल आप देख लीजिए, अगर वोटिंग का पैटर्न आप देखें, पिछले बार जितना वोट हुआ था, 3 फेज हमारे हो गए, 1 फेज बचा है. 3/4 ऑफ महाराष्ट्र इज ऑलरेडी कवर्ड. आप अगर देखिए तो पिछले बार जितना वोटिंग हुआ था तकरीबन आधा % ज्यादा या कम, लेकिन उतना ही वोटिंग तीनों फेज में हो रहा है. तो इसका मतलब यह है कि लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, लोगों ने दिया हुआ है. और मैं आपको कह रहा हूं, आप बिल्कुल मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए, पिछले बार से ज्यादा अच्छे परिणाम महाराष्ट्र में आपको दिखेंगे. देवेंद्र फडणवीस जी, आपने कहा पिछली बार एक बड़ा तबका था जिसकी आवाज सारी देश में सुनाई पड़ती थी और वो था मिडिल क्लास. क्या इस बार मिडिल क्लास आपसे नाराज नहीं है? मिडिल क्लास के लिए कुछ खास हुआ नहीं है. और अगर आप मुंबई की ही बात कर लें, यस मेट्रो हुआ है, यस एयरपोर्ट्स हुए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लेकिन कुछ आम आदमी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कोलैप्स होते हुए भी देखा है. फुट ओवर ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं, कोई प्रॉपर सर्वे नहीं है. दोनों चीज साथ में है. जो मिडिल क्लास मुंबईकर है, जो मिडिल क्लास महाराष्ट्र का वासी है, वो ये कह रहा है कि नई नई चीजें, आलीशान चीजें तो आ रही हैं, लेकिन पुरानी की मेंटेनेंस नहीं हो रही, कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा और प्रेशर बहुत बढ़ रहा है आम आदमी का इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे. उसके एक्सपेंशन की कोई बात नहीं कर. देखिए, जो घटनाएं हुई वो बहुत दुर्दैवी है और उन घटनाओं से हमने सीखा है. और आज देखिए, जो एक घटना अभी हुई थी उसमें ऑडिटर ने ऑडिट करने के बावजूद जब वो ब्रिज गिरा तो हमारे ध्यान में आया कि ऑडिट के पैरामीटर्स भी बदलने पड़ेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी. ये हमने सीखा है, लेकिन ये सारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है. आज देखिए, आम मुंबईकर को क्या चाहिए? आम मुंबईकर का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कम्यूटेशन का. हमारी सबर्बन रेलवे जो इतनी पुरानी है, आज उसके सारे ब्रिजेस को हमने चेंज किया है. बड़े पैमाने पर नए ब्रिज हमने तैयार किए. देखिए, ये पहली बार सरकार है कि केंद्र की सरकार ने सबर्बन रेलवे के लिए 65,000 करोड़ का एलोकेशन किया है. आज आप स्टेशन पे चले जाइए, आज वहाँ पर एस्केलेटर आपको मिल रहे हैं. आज आप स्टेशन पे चले जाइए, स्टेशन साफ हो रहे हैं. आज ट्रेनें बढ़ रही है, AC ट्रेनें आ रही है. ट्रेनों के प्लेटफॉर्म्स ऊपर हुए, जिससे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे. जहाँ पर लोग ट्रेन के मतलब पटरी से क्रॉसिंग करते थे, वह सब जगह हमने ब्रिज बनाए. बड़े पैमाने पर यह काम हुआ है. आज मेट्रो का काम इतने बड़े पैमाने पर हम कर रहे हैं. इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आज मुंबई में तैयार हो रहा है. और देखिए, मुंबईकर हमको क्यों सपोर्ट करता है, मैं ये कह रहा हूँ, आज हमारा जो मेट्रो का काम चल रहा है उससे आम मुंबईकर को बहुत तकलीफ है. जहाँ उसको पहुँचने में आधा घंटा लगता था, वहाँ कहीं 1 घंटा लगता है, 1.25 घंटा लगता है. कोई गाली नहीं देता, क्योंकि उनको ये पता है कि अपने लिए हो रहा है. 2 साल अगर तकलीफ सहन करेंगे तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है. और देखिए, जिस स्पीड से हमने किया है, आप स्पीड को हमारी देखिए. दिल्ली को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो का तैयार करने के लिए 15 साल लगे, वो हम 5 साल में तैयार कर रहे हैं.
इन 5 years। तो मुझे लगता है कि आम मुंबईकर इसके कारण हमारे साथ में, और मिडिल क्लास तो हमारा कोर वोटर है। आप देखिए आज मोदी जी की सरकार ने इनकम टैक्स में जो बदलाव किया, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है? उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिडिल क्लास को हुआ है। पहली बार मिडिल क्लास इतने बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स से छुटकारा पा रहा है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास हमारे साथ है। इनकम टैक्स तो तब होगा जब इनकम होगी और जब नौकरियां होंगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है इस वक्त। वेयर इन मैक्सिमम सिटी हैव यू सीन गुड बिग कंपनीज कमिंग इन, इन्वेस्टिंग, इंक्रीजिंग द जॉब्स दैट द मिडिल क्लास इज लुकिंग फॉर? इंस्टेड व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग और रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन। मेरिट को कहीं ना कहीं क्या आप गला दबा रहे हैं? क्योंकि कभी 50% तक तो ऑलरेडी रिजर्वेशन था, उसके बाद मराठा रिजर्वेशन, उसके बाद शायद माइनॉरिटी रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन। वेयर इज द रिकग्निशन ऑफ मेरिट? वेयर इज द न्यू इंडिया दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक्स अबाउट, विच शुड बी सीन इन मुंबई? देखिए, जहां तक नौकरियों का सवाल है, तो जितना इन्वेस्टमेंट मुंबई और महाराष्ट्र में आया है, कहीं पर भी नहीं आया। आप देखिए 2009 से 2014 तक जितना एफडीआई देश में आया था, उससे 3 गुना एफडीआई देश में आया। और उसमें महाराष्ट्र, पहले हम टोटल एफडीआई में 11% हुआ करते थे, हम 16-17 में टोटल एफडीआई में 49% है, 17-18 में टोटल एफडीआई में 42% है, अभी पिछले साल हम करीब 35% है। ये कहाँ जा रहा है? यहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है। टोटल आप अगर देखें ईपीएफओ के अकाउंट्स का जो डेटा आया है, उसमें 26% हम है। जो फिक्की और सीआईआई ने एसएमईज का डेटा दिया है, उसमें 24% महाराष्ट्र है। और मैंने स्वयं मुंबई हो, पुणे हो, ऐसे ऐसी कंपनीज का उद्घाटन किया जहां अगर वो बीपीओ है तो 60-60 हज़ार सीटें वहां पर है, अगर वो इंडस्ट्री है तो 6-6, 10-10 हज़ार लोगों को उन्होंने वहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया है। बड़े पैमाने पर निवेश भी आ रहा है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, देखिए 2 चीज़ें बिल्कुल अलग है। पहली चीज़, रिजर्वेशन तो सरकार की नौकरियों में है। देखिए, सरकार की नौकरियों का एक लिमिटेशन है। सरकार की नौकरियां कितनी है? कुल मिलाकर अगर हम तय कर दे तो महाराष्ट्र में सरकार और सरकार के अधीनस्थ जितने डिपार्टमेंट है, ये सारे मिला के इसकी टोटल स्ट्रेंथ, कंप्लीट स्ट्रेंथ इज 18 लाख, 18 लाख, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और उसमें भी जितने अभी हमने मेगा भर्ती की, हम लोगों ने अभी 70,000 की भर्ती हम लोगों ने कर रहे। और जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, देखिए अफर्मेटिव एक्शन इस देश ने स्वीकारा है। और मराठा रिजर्वेशन का जहां डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट सीलिंग ऑफ 50%, देखिए उसके आगे जाना, और ये ऑर्डिनेंस कांग्रेस भी लाई थी, जीती नहीं इलेक्शन इससे। नहीं, ऑर्डिनेंस स्ट्राइक डाउन हो गया। हमारे लिए ऑर्डिनेंस का या जीतने का सवाल नहीं है। आप पहले बात को समझ लीजिए। मराठा रिजर्वेशन जो है, इस देश में सबसे पहले एफर्मेटिव एक्शन लाई शाहू जी महाराज ने, छत्रपति शाहू महाराज ने। और छत्रपति शाहू महाराज ने जिस समय एफर्मेटिव एक्शन लाई थी, उस समय उनके एफर्मेटिव एक्शन में जिनको रिजर्वेशन मिला था वो मराठा थे, यानी अलग अलग थे, उसमें एक मराठा भी कास्ट थी। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 60s इसको उसमें से निकाला गया, और तब से लेकर ये आंदोलन चल रहा था। तो हमने कोई कांग्रेस जैसा उठा के ऑर्डिनेंस नहीं निकाल दिया। इस देश के संविधान ने एक व्यवस्था कायम की है। वो व्यवस्था ये है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसको रिकमेंड करता है कि ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसी को हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो दिस केस वाज रेफर्ड टू बैकवर्ड क्लास कमीशन। बैकवर्ड क्लास कमीशन ने 6 महीना इसके ऊपर काम, करीब 1 साल काम किया। बैकवर्ड क्लास कमीशन ने कम से कम 5,000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस को सुना, और उसके बाद बैकवर्ड क्लास कमीशन ने सरकार को कहा कुछ सर्वेस कंडक्ट करने को। हमने 1 साल पूरी टीम रखी, उन्होंने गांव-गांव जाकर सर्वे किए, और ये सारा डेटा कोलेक्ट करने के बाद बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो अलग है, जो हाईकोर्ट के जस्टिस के अंडर तैयार होता है, उसने ये रिकमेंड किया कि मराठा समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। तब जाकर हमने ऑर्डिनेंस नहीं निकाला, हमने कानून तैयार किया। और इसीलिए अभी कोर्ट में केस चल रही है, पर कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। उसके ऊपर वो जारी है, लोगों की एडमिशन हो रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही है। और जहां तक 10% का सवाल है जो केंद्र सरकार ने दिया है, ये हमारे बाद आया। हमने मराठा रिजर्वेशन पहले किया, उसके बाद ये आया। और इसमें तो जिनको रिजर्वेशन है, ऐसे सारे लोग कवर हो गए, तो सारे गरीबों को रिजर्वेशन मिल गया। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि देखिए, रिजर्वेशन का कोई समर्थन करे या कोई अपोज करे, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि आज रिजर्वेशन की अभी भी आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर है कि
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की डेफिनेशन की है उसके आधार पर ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको मिलना चाहिए, जो क्रीमी लेयर है वो किसी भी कास्ट का उसको नहीं मिलना चाहिए। Fadnavis ji, I want to come back to the main issues of the decisions taken in the last 5 years. और आपने कहा कि इस बार नीचे का एक तबका जो है वो आपकी सरकार के साथ हुआ है, वो मोदी जी के साथ हुआ है। नीचे के तबके को साथ करने के लिए क्या आपने डीमो जैसे डिसीजंस में एक मिडिल क्लास को, एक सेक्शन ऑफ वुमेन को जिन्होंने अपनी जोड़ के सेविंग्स इकट्ठी की थी, इन सब को डिस्ट्रॉय नहीं किया है? और ब्लैक मनी का इससे कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसी इलेक्शन में इतने रेड हुए, इतना ब्लैक मनी निकला। पीपल आर आस्किंग व्हाट वाज डीमो फॉर इफ ब्लैक मनी इज वेयर इट इज। पहली बात तो यह है कि डिमोनेटाइजेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया होगा तो मिडिल क्लास ने और गरीबों ने किया, क्योंकि उनको डिमोनेटाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जरूर है कि कुछ लाइनें लगानी पड़ी, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उनके पास इतना पैसा, काला धन था ही नहीं। जितना परमिसिबल लिमिट था, जितना चेंज हो सकता था, उतना ही धन उनके पास था, इसलिए उनको थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ी, लेकिन उनका धन तो उनको वापस मिला। लेकिन जिन्होंने काला धन छुपाया था उनको वो बाहर निकालना पड़ा। अलग अलग खातों में उन्होंने बैंक में लाया, लेकिन अलग अलग खातों में लाने के बावजूद वो सारा जो अनअकाउंटेड था वो अकाउंट फॉर हुआ, उसका उनको जवाब देना पड़ा। इसके कारण हमारा जो टैक्स बेस है, इनकम टैक्स देने वालों की संख्या दुगनी हुई। ये तो कोई रातों रात लोग करोड़पति नहीं हो गए, अमीर नहीं हो गए। एमएसएमई सेक्टर जो यहाँ महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलेगा वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ, नौकरियां चली नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो फॉर्मल हुआ है। डिमोनेटाइजेशन से पहले लोगों को एम्प्लॉय करके रजिस्टर पर न दिखाते हुए उनको केवल कैश में पेमेंट करके उनका जो शोषण होता था, अब वो शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ को दिखाना पड़ रहा है। वो फॉर्मल सेक्टर में आए। तो जब एक इनफॉर्मल इकोनॉमी की आपको आदत हो और अचानक फॉर्मल इकोनॉमी में आना पड़े तो थोड़ा दुख तो होगा, वैसे दुख होगा लोगों को। लेकिन अब उसके बाद लोगों के ध्यान में आया कि देश में प्रामाणिकता से काम करना, ईमानदारी से काम करना, ये अपने फायदे का है, और इसलिए लोगों ने वो काम करना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, डीमोनेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा दुख उनको ही हुआ है जिनको इसकी चोट पहुंची है। बट देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे पूछूंगी, अगर हर फील्ड में इतनी नौकरियां भी मिली, अगर इतना डेवलपमेंट भी हुआ, सब कुछ अगर हुआ, तो फिर बीजेपी को हिंदुत्व पे वापस जाने की क्या जरूरत है? Why is polarization an intrinsic part of the BJP campaign election after election after election? साध्वी प्रज्ञा आज आपकी पोस्टर पर्सन कैसे हो गई? पहली बात तो यह है कि हिंदुत्व हमने कभी छोड़ा ही नहीं और हम छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हिंदुत्व क्या है आपका हिंदुत्व हमारी मूल विचारधारा है, और हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। हमारा हिंदुत्व ये इस देश की परंपराओं से, इस देश की पद्धतियों से मेल खाता है। हम पूजा पद्धति को हिंदुत्व नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि जो इस देश को अपना देश मानता है, इसके संस्कारों को, इसकी संस्कृति को अपना मानता है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पुण्यभूमि मानता है, वो हिंदू है। उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। और इसीलिए देखिए, हिंदुत्व क्या है? 2000 सालों में यहूदियों को दुनिया ने जब बाहर निकाला तो हिंदुओं ने, भारत ने उनको पनाह दी। जब ज़ोरोस्ट्रियंस को बाहर निकाला, भारत ने पारसियों को, उनको पनाह भारत ने दी। और इसलिए भारत का जो हिंदुत्व है संकुचित नहीं है, हम सेमेटिक नहीं है, हम एकेश्वरवाद वाले नहीं है। हम तो कहते हैं भाई निर्गुण निराकार भी भगवान है, सगुण साकार भी भगवान है। मैं तो कहीं दरगाह पर भी चला जाऊं तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे उल्टा वहां पर भी मेरे भगवान दिखते हैं, मैं तो वहां पर भी नमस्कार करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं, क्योंकि हम संकुचित विचारों वाले लोग ही नहीं है। देखिए, हमारा हिंदुत्व एक बहुत ब्रॉड हिंदुत्व है, और ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और जहां तक साध्वी प्रज्ञा की बात है, देखिए, मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये जवाब है। जिन्होंने हिंदुत्व को अपमानित किया, जिन्होंने एक स्टोरी रचकर, देखिए, एक ऐसा समय था कि जिस समय आतंकवाद चरम सीमा पर था और पुलिस के अलग अलग विभाग कार्रवाई कर रहे थे, और उन कार्रवाइयों में माइनॉरिटीज़ के बच्चे कुछ अरेस्ट होते थे। उससे माइनॉरिटीज़ में एक बड़ा सेंटिमेंट था कांग्रेस, एनसीपी और ये पार्टियों के खिलाफ कि भाई बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इस सेंटिमेंट को सुधारने के लिए उन्होंने करेक्टिव एक्शन लेनी चाहिए थी, उन्होंने करेक्टिव एक्शन नहीं ली।
उन्होंने राजनीति की, उन्होंने एक स्टोरी तैयार की हिंदू आतंकवाद की, और उस हिंदू आतंकवाद की स्टोरी को, उस नैरेटिव को परकोलेट करने का उन्होंने प्रयास किया। अब जब ये हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव अब बिल्कुल इट हैज फॉलन फ्लैट, तो अब ये जो साध्वी प्रज्ञा को ये टिकट जो दी गई है, ये जिस प्रकार से हिंदुत्व को अपमानित किया है, उनको करारा झटका इसके कारण मिलेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे ये सवाल पूछूंगी कि दिस इज मुंबई सिटी, इसने कई टेरर अटैक्स देखे हैं। 2008 का 26/11 देखा है, इस मुंबई सिटी ने 1993 का टेरर अटैक देखा है। इस सिटी में टेरर के साथ आपका आमना सामना हुआ है, रूबरू हुए हैं, लोग यहाँ के मरे हैं, और भीषण तरीके से इतना बड़ा अटैक शायद इंडिया में और कहीं नहीं हुआ है। उस सिटी में क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जिनके खिलाफ टेरर के केसेस अभी पेंडिंग हैं? आई आस्क यू दैट इज इट योर हिपोक्रेसी दैट आप कहते हैं कि टेरर के साथ हमारा जीरो टॉलरेंस है, लेकिन दूसरी तरफ आप साध्वी प्रज्ञा को टिकट देते हैं जिसके अगेंस्ट यूएपीए के केसेस हैं? देखिए, आप अगर हमारे सीआरपीसी को समझ लेंगे तो सीआरपीसी में प्रोसिक्यूशन को केस एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, और प्रोसिक्यूशन जब, और वो आप करने देंगे? ना, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। प्रोसिक्यूशन को केस एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, और जब इन्वेस्टिगेशन होता है, देखिए जब सस्पेक्ट को पकड़ा जाता है, एक एफआईआर होता है, एफआईआर में अलग अलग उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं, आपको चार्जशीट देनी पड़ती है, और प्रोसिक्यूशन को ये बताना पड़ता है कि भाई ये गलत है और इसके कारण इन चार्जेस के अंदर इनको सजा दी जाए। अब साध्वी प्रज्ञा के मामले में क्या हुआ, उनके ऊपर यूएपीए लगा, उनके ऊपर अलग अलग कलमें लगी। उसके बाद एनआईए ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करके एनआईए ने एक क्लीन चिट दी जिसमें उन्होंने कहा ये सारे चार्जेस गलत है, ये सारे कुकटअप है, इसमें इनका कोई संबंध नहीं है। 3 केसेस में एक केस पेंडिंग है यूएपीए में। आप समझ नहीं रहे हैं, सारे इसमें उनको क्लीन चिट मिली है। अभी जब ये कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगा तब जाकर यूएपीए हटेगा, उससे पहले हट नहीं सकता। अभी मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं। अब राहुल गांधी का देखिए, अब राहुल गांधी जी भी बेल के ऊपर है, उनको तो क्लीन चिट नहीं है, टेरर केस नहीं, उनको तो क्लीन चिट नहीं है, टेरर केस क्लीन चिट तो नहीं है। और इस देश में देखिए, टेरर केस, मैं मानता हूं टेरर केस कोई भी गंभीर केस है, पर इस देश के कानून ने और संविधान ने इस केस में आप हो तो आप छोटे हो, और इस केस में हो तो बड़े हो, ऐसा कोई भेद नहीं किया। टेरर में और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में कोई फर्क? क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। जहां तक टेरर का सवाल है, उसको हम लोग निश्चित रूप से हम लोग उसको गंभीर मानते हैं, पर जब ये सारी चीजें सामने आ गई कि इनको फंसाने का काम हुआ है, जब प्रोसिक्यूशन खुद कहता है कि वी डोंट वांट टू प्रोसिक्यूट क्योंकि ये बिल्कुल बनी बनाई कहानी है, ये गलत है, इनका कोई संबंध नहीं है। लोगों का आरोप है कि आपकी एजेंसीज आपके इशारे पे काम कर रही हैं। अगर पहले कांग्रेस के इशारे पे काम हो रहा था और सैफरन टेरर के नाम में ये सब हो रहा था, तो आज एनआईए ऑर्डर ले रहा है बीजेपी की सरकार। ऐसा है कि एनआईए तो तैयार उन्होंने किया ना, हमने तो तैयार नहीं किया, लोग तो वही है ना, उनके समय तैयार हुआ है, उन्होंने तैयार किया हुआ एनआईए है। अभी देखिए, जब उनके इशारों पर काम चल रहा है तो एनआईए अच्छा है, और जब सबूत दे रहा है एनआईए, भाई कोर्ट के सामने तो सबूत चलते हैं ना। अब कोर्ट के सामने जो थियरी जाती है, इसमें जो आपको सिलसिलेवार लिंक देनी पड़ती है, अगर वो लिंक ही नहीं है, उसमें योर स्टोरी इज फॉलिंग अपार्ट टोटली 100%, तो उसके बाद आप कितना भी आरोप लगाइए, और नहीं तो दूसरे सबूत लाइए। अगर आपके पास सबूत है, अगर आपको लगता है तो लाइए। तो देवेंद्र फडणवीस जी, you said that this is your answer to those who have questioned the Hindutva that you believe in, and the people who made Hindu terror as a story, as an agenda. So I come back to the basic question कि आपका नारा, आपका मैनिफेस्टो कहता है सबका साथ सबका विकास। विकास की बात तो है नहीं इलेक्शन में। इलेक्शन में बात किस चीज की है? अली बजरंगबली। विकास में बात किसकी है? वहां मेनका गांधी है कि मुस्लिमों से मुझे प्रॉब्लम है, अगर वो मेरे लिए वोट नहीं देंगे मैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं करूंगी, और फिर साध्वी प्रज्ञा एक प्रतीक बन के रह जाती हैं। इज योर एंटायर थियोरी ऑफ development failing when it comes to Indian elections? That is what people in urban India want to know. देखिए, हम 90% बात ये केवल
डेवलपमेंट पे करते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट थोड़ी है वो दिखाने में। आपको तो दिखाने में इंटरेस्ट अली बजरंग बली है। आपको इंटरेस्ट बताने में नहीं है। आप भी तो अली बजरंग बली बताते हैं तो हम दिखाते हैं। आप दिखाइए मेरा भाषण, आप दिखाइए मोदी जी का भाषण। मोदी जी के भाषण में 90% विकास के ऊपर बोलते हैं और 10% राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलते हैं मोदी जी। तो अमित शाह जी योगी आदित्यनाथ का भाषण ना दिखाएं, ना बिल्कुल दिखाइए। भाषण ना देखिए दिखाएं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही तो उनको 72 घंटे रोक दिया ना इलेक्शन कमीशन ने, उतना तो आपने दिखाया। जब योगी आदित्यनाथ जी विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश कैसा बदल रहा है ये कहते हैं, वो तो नहीं दिखाते आप लोग। दिखाइए ना वो भी। अगर देखिए बोलते समय मैं भी कोई गलत बात बोल सकता हूँ तो आप जरूर, मैंने अगर कोई गलत बात बोली है तो आप जरूर कहिए कि मैं गलत हूँ, आप ठोकिए ना मुझे। पर मैं जो अच्छी बात करता हूँ वो तो दिखाइए। आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो दिखाने में। देखिए ये चुनाव विकास के ऊपर, दो ही चीजों के ऊपर हम लड़ रहे हैं, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा। और मोदी जी का भाषण भी देखिए। और जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं, देश में करोड़ों लोगों को घर मिले, तो क्या उनको पूछा आप हिंदू या मुसलमान है? करोड़ों लोगों को आज देश में गैस मिले, क्या सिलेंडर देते समय पूछा आप ईसाई है या जैन है? करोड़ों लोगों को मुद्रा का लोन मिला, क्या किसी की जात पूछिए आप पिछड़े हैं या आगड़े, किसी को पूछा है? इसको सबका साथ सबका विकास कहते हैं। एब्सोल्यूट नंबर स्पीक। और ये जो नंबर है आप इसको अगर देखेंगे, ये जो स्केल देखेंगे, ये जो स्पीड देखेंगे, ये जो विकास आज हो रहा है, जिस प्रकार से, अब मैं महाराष्ट्र का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 68 वर्षों में महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 5000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज थे और पिछले 5 वर्षों में 20,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ, जिसमें 7,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गए। ये विकास है। देखिए आज अगर मुंबई का हम विचार करें, हम धारावी की बात कितने सालों से करते थे? 25 सालों से हम कहते थे धारावी का रीडेवलपमेंट। आज रीडेवलपमेंट की बात धारावी की फाइनल स्टेज पर हमने लाई, मात्र 4 सालों में लाई। एयरपोर्ट के स्लम्स का रिहेबिलिटेशन आज हमने शुरू किया, कितने सालों से चल रहा था। ये सबका साथ सबका विकास है। अब ये जो स्लम्स है, इसमें क्या सिर्फ हिंदू रहते? इसमें क्या सिर्फ अगड़े रहते? इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। इसमें सारे धर्मों के, सारी जातियों के लोग रहते हैं। इन सबको साथ में लेकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये देश जो है और हमारा हिंदुत्व जो है, ये सबको साथ में लेकर ही आगे बढ़ सकता है। हमारा देश किसी एक जाति को, एक धर्म को आगे लेकर बढ़ने वाला देश नहीं है। फडणवीस जी, आपसे पूछूंगी, आपने बालाकोट की बात की, आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की। देश इसके बारे में अपने आप को बहुत प्राइड महसूस करता है कि हमारे फोर्सेस ने कैसा जवाब दिया पुलवामा मार्टर्स के, उनकी शहीदी को एक बदला लेने के लिए। लेकिन जब इसको हम इलेक्शन इशू बना देते हैं, जब हम इसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जब हम इसे कहते हैं कि मोदी की सेना, मोदी जी की सेना जाके ये कर रही है, तो क्या ये कहीं हम जो नेशनलिज्म का हमने देखा है कि बीजेपी ने एजेंडा थामा हुआ है, क्या हम इसको खोखला नहीं कर रहे? देखिए देश को तो प्राइड है, द कंट्री फील्स प्राउड, पर डस कांग्रेस पार्टी फील्स प्राउड? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस पर बयानात नहीं दिए? क्या सवाल नहीं उठाए गए? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारे देश के सेना प्रमुख को जिस लहजे में उनके बारे में कहा, या जिस प्रकार से हमारे सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण किया गया, F-16 गिरा ही नहीं कहा गया, बालाकोट में हमला हुआ ही नहीं कहा गया, ये सारी चीजें अगर आएगी तो क्या इसका जवाब नहीं आएगा? और मुझे एक चीज ध्यान में नहीं आती, दुनिया के सारे चुनाव में अगर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा होता है, अगर यूएस के चुनाव में चुनाव इस बात पर होता है कि मेक्सिको की दीवार बने या न बने, अगर ब्रेक्जिट पर चुनाव होता है, अगर रिफ्यूजीज के ऊपर यूरोप में चुनाव होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अगर हम यहां करें तो इस पे गुस्सा क्यों है? इस पे हमको शर्म क्यों है? अरे भाई देश का चुनाव है, देश के चुनाव। अभी जो श्रीलंका में कल हुआ, क्या उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अहम मुद्दा नहीं रहा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, सेना की बात होगी। और मुझे बताइए कि 1971 के हमारे युद्ध के बाद 1972 का युद्ध किस चीज पर हुआ? उस समय तो यही कहा गया ना, कैसे इंदिरा जी ने इतना शौर्य दिखाया। तो देखिए, चूंकि वो प्रमुख थी, इंदिरा जी तो कोई सीमा पर लड़ने नहीं गई थी, जाने की आवश्यकता भी नहीं है सीमा पर लड़ने की। सीमा पर लड़ने वाले तो हमारे सैनिक ही थे। लेकिन लोगों ने तो ये कहा ना कि दुर्गा जैसा नेतृत्व दिया, हमारे नेताओं ने भी कहा। देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए। जिस समय कोई नेता निर्णय लेकर और इस प्रकार से काम करता है, तो आपका भी दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हम ये एक्नॉलेज करें कि नहीं भाई, हमारे देश ने ये शौर्य दिखाया है, देश के प्रधानमंत्री इसके भागीदार है। हाँ, देश की सेना ने किया है, बिल्कुल क्रेडिट तो देश की सेना को ही मिलेगा,
लेकिन क्या प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेंगे तो ये सारी चीजें होगी? क्या प्रधानमंत्री पीछे खड़े नहीं रहेंगे? तो इसमें क्यों इतना, मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है तो इतने शर्मसार क्यों है? देवेंद्र फडणवीस जी, आप कह रहे हैं दिल बड़े होने की बात। इस चुनाव में तो दिल बड़ा नहीं, हमने लोगों की बात छोटी होती हुई देखी है। राहुल गांधी को ही ले लीजिए। राहुल गांधी ने एक कंटेम्प्ट नोटिस उनके खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा चौकीदार चोर है। आपको लगता है कहीं ना कहीं राफेल का मामला उठ के इस इलेक्शन में एक बेसिक इशू बन गया है? राफेल में राहुल गांधी ये प्रूव करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट नोटिस के बावजूद भी वो अपनी हर रैली में कहते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आपको लगता है कि देश को इसके ऊपर एक वाइट पेपर और सारे तथ्य सामने रखने चाहिए? इंस्टेड व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू? इट इवन ऑब्जेक्टेड टू द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट वर बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट। व्हाई इज द बीजेपी डिफेंसिव ऑन राफेल? पहली चीज ये है कि बीजेपी के डिफेंसिव होने का सवाल ही नहीं है। एक व्यक्ति दिन में 4 बार झूठ बोले, इससे कोई झूठ सच नहीं होता। राहुल गांधी सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राफेल डील की कीमत अलग बताते हैं, दोपहर में अलग बताते हैं, शाम को अलग बताते हैं, रात को अलग बताते हैं। राहुल गांधी के साथ एक ही उनको फायदा है। देखिए, मीडिया में अगर हम एक आंकड़ा गलत बता दे तो दिन भर मीडिया उसी चीज को बताती है। राहुल गांधी रोज झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया को पता है ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उनको प्रश्न नहीं पूछती। वो छोड़ दीजिए, वो अपना अपना सवाल है, क्योंकि कई बार जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच आप नहीं देते जिसकी क्रेडिबिलिटी को, नहीं, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, सरकार ने, बीजेपी ने दबा रखा है मीडिया को, बोलने नहीं देते। अगर ये होता तो रोज थोड़ी आप गाली देते। आपने तो नीच तक कह दिया ना मोदी जी को। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता इस देश में तो आपने तो देश के प्रधानमंत्री को नीच तक कह दिया। मणिशंकर अय्यर की तो बात वही है ना, और कौन है दूसरे? तो देखिए उन्हीं के है ना। तो देखिए, कभी नीच कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं, सब कह दिया आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल के डील में जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उस निर्णय के बाद भी इन्होंने मान्य किया क्या? उस निर्णय के बाद भी वही बात करते रहे। और जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, देखिए, चीजें पब्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल ये होता है कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, वो प्रिपेयर्डनेस एक हद तक ही हम हमारे दुश्मनों को बताते हैं। हम सारी चीजें दुश्मनों को नहीं बताते। अगर हमारे दुश्मनों को ये पता हो कि राफेल के ऊपर कौन सा बम लगा है, उसकी रेंज क्या है, वो कितने समय में जा सकता है, ये सही है? ये ठीक है देश के लिए? तो जो राफेल के सवाल पूछते हैं वो देश के दुश्मन है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ वो देश के दुश्मन है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मैं ये कहूंगा, मुझे अच्छा शब्द अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे शब्द पर ऑब्जेक्शन मत लीजिए, पर ये मूर्खता है। इस प्रकार के सवाल पूछना ये देश में मूर्खता है। मेरे पास दूसरा शब्द नहीं, इसलिए शब्द कह रहा हूं, क्योंकि आप भी ये जानते हो कि हमारी सारी जानकारी दुश्मन को देना, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। और आप कह रहे हैं सारी जानकारी दुश्मन के लिए, आप खुली कर दो, बहुत गलत बात है। और इसलिए जो आवश्यक है, देखिए, बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार जितनी चीजें कोर्ट मांगेगा सारी चीजें देंगे। अब ये कोर्ट को फैसला करना है उसमें से कौन सी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। What is your basic ideology? Do you stand for something? उद्धव ठाकरे ने क्या क्या नहीं कहा मोदी जी को, फिर भी आपने उनसे हाथ मिलाया। ये हाथ सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए है या ये असेंबली इलेक्शन तक मिला रहेगा? हम लोग साथ में आए क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी एक, हिंदुत्व के ऊपर हम साथ में रहे 30 साल। तो ये समझौता कब तक रहेगा? ये विधानसभा में भी रहेगा और आगे भी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस जी मुंबई में बैठे हैं और यहाँ मुंबई की स्काईलाइन देख रही हूँ। मुंबई is also known for Bollywood, it's also known for creativity, it's also known for artists who really start their art from this city and spread it to the rest of the country. I want to ask you, 600 ऐसे आर्टिस्ट ने मिलकर एक नारा दिया है कि मोदी जी की सरकार वापस नहीं आनी चाहिए क्योंकि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खतरा है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, do you feel threatened? Do you meet with these people? Why are they so anti-Modi? Why is the BJP seen as a party that completely throttles creativity and freedom of speech? 900 कलाकारों ने
एक पत्र निकाला और उन्होंने कहा यही सरकार वापस आनी चाहिए, देश को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिलने चाहिए। और आप ये 900 नाम देख लीजिए, ये देश के बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं ये नहीं मानता कि ये लोग जो है ये भी छोटे आर्टिस्ट होंगे, मैं किसी के छोटे बड़े होने पर नहीं, पर जिन 900 लोगों ने कहा है ये देश के बड़े आर्टिस्ट हैं, देश की क्रिएटिविटी में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे ये सारे लोग हैं। और ये जो 600 की लिस्ट निकली, इनमें से कईयों ने कहा कि हमको तो पूछा ही नहीं, हमारा तो नाम उसमें हमने पढ़ने के बाद लिया। देखिए, एक न्यू लिबरल्स तैयार हुए यहाँ इस देश के अंदर, जिनको ये लगता है कि मोदी जी को गाली देना ये उनका धर्म है और इससे वो अपने आप को लिबरल्स सिद्ध कर सकते हैं। एक जमात है ये, लेकिन बहुत छोटी है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की जमात है। और इनके ऐसी चीज़ें करने से न किसी को फ़र्क पड़ता है, न कोई इससे इन्फ्लुएंस होता है। एक दिन की खबर बनती है, 2-4 उसके ऊपर क्या कहते हैं डिबेट्स होती है, इससे ज़्यादा इसका कोई मायने नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस देश में बोलने की इजाज़त नहीं होती तो ये 600 लोग इस प्रकार का पत्रक निकाल सकते हैं? लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या। आपने शिवसेना से 4 साल लगा दिए तकरार में, अब आप शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। व्हाट इज योर बेसिक आइडियोलॉजी? डू यू स्टैंड फॉर समथिंग? उद्धव ठाकरे ने क्या क्या नहीं कहा मोदी जी को, फिर भी आपने उनसे हाथ मिलाया। ये हाथ सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए है या ये असेंबली इलेक्शन तक मिला रहेगा? हम लोग साथ में आए क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी एक है। देखिए, शब्दावली तो एक है, हमारा जो अलायंस है 30 साल का अलायंस है। और कौन सी चीज़ पर है? हिंदुत्व के ऊपर हम साथ में रहे 30 साल। इन 30 सालों में 3 साल हमारे बीच तकरार चली, नहीं चली ऐसा मैं नहीं कहता, तकरार चली, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हुई। लेकिन जब बयानबाजी भी चल रही थी उस समय भी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में हम लोग साथ में काम कर रहे थे, उनके मंत्री हमारे साथ काम कर रहे थे। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक ही में है, आपको बाहर की ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं। हमारे कैबिनेट में सारे निर्णय हम एक मत से ले रहे थे, एक भी निर्णय कैबिनेट का ऐसा नहीं जिस पर वोटिंग हुआ है, हमने साथ में मिलकर निर्णय लिए। इस यहाँ पर जितने काम हमने किए साथ में मिलकर काम किए। ये बात सही है कि हमारे बीच कुछ अनबन थी, क्योंकि 2014 का चुनाव विधानसभा का हम अलग लड़े और 30 साल बाद एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो खिलाफ लड़ने के बाद कुछ न कुछ तो अनबन उसमें होती है, और 2 अलग अलग पार्टियां हैं, कुछ व्यूज हमारे अलग है। और इसलिए, लेकिन इस देश के व्यापक हित को सामने रखते हुए और विशेष रूप से हमारा जो वोटर है, वो वोटर ये नहीं मान रहा था कि हम लोग अलग जाए। वो जो वोटर है वो बिल्कुल नाराज था इस बात से कि हम लोग झगड़ रहे हैं। उस वोटर का सम्मान करते हुए, वो वोटर चाहता था कि हम साथ में आए, उसका सम्मान करते हुए हम लोग साथ में आए। तो ये समझौता कब तक रहेगा? ये विधानसभा में भी रहेगा और आगे भी रहेगा। सवाल वापस जाऊंगी और शिवसेना पर पूछूंगी, क्या क्या शब्द नहीं कहे उद्धव ठाकरे जी ने नरेंद्र मोदी के बारे में? उन्होंने राफेल पर मोदी जी का खिलाफत की, नीरव मोदी चले गए, मेहुल चौकसी करे, उन्होंने इस पर भी कटाक्ष किया। बेसिक इशू जो आपकी सरकार जिस पे खड़ी थी वो थी कि आप जो हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के प्रिंसिपल पर आए थे। इसी पर प्रहार किया शिवसेना ने, फिर भी आप उनके साथ हैं। ये कैसी साझेदारी है? पावर के लिए लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। देखिए, मूल रूप से मुंबई की पत्रकारिता और दिल्ली की पत्रकारिता का एक अंतर बताता हूँ। दिल्ली का पत्रकार सामना पड़ता है और उसको उद्धव जी का ओपिनियन मानकर उसके ऊपर डिबेट करवाता है। वही चीज़ उस दिन मुंबई में भी छपती है, पर मुंबई में उस पर डिबेट नहीं होती। इसका कारण यह है कि सामना एक पेपर है, ये पेपर में छपी हुई इन चीज़ों के ऊपर हम रिएक्शन नहीं देते। उद्धव जी जो स्वयं बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, उस पर ही हम रिएक्शन देते हैं। और इसलिए जो सारी चीज़ें आपको दिल्ली में दिखती थी, दिल्ली में चर्चाओं में होती थी, वो पेपर में छपी हुई बातों के ऊपर आपके डिस्कशन चलते थे। मुंबई में डिस्कशन नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस जी, आप तो ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे हम लोगों की 25 साल 28 साल की जर्नलिज्म हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं आपको कहे हुए स्टेटमेंट्स बता देती हूँ। बताइए। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, देयर इज someone called Sainath who is an expert on the subject of agrarian distress. He has said that crop insurance scam is a big scam as Rafael. 2 स्कैम बता दिए, एक स्कीम का और एक राफेल का, एक ही सेंटेंस में उद्धव ठाकरे। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा, ये आपने सुना? उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अच्छी योजना है। हमारा मानना इतना ही है
कि कुछ कंपनियां ऑफिसेस खोल नहीं रही है, उन कंपनियों को बताइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोले। ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा, वो आपने क्यों नहीं सुना? वो तो अपने मुंह से कहा। ये तो आपने जो निकाला ना, ये उनके पेपर में छपे हुए एडिट का पोर्शन है। कॉम्प्रोमाइज का एक और पहलू आपको बताती हूँ। किरीट सोमैया आपके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने शिवसेना की म्यूनिसिपल लेवल पे करप्शन की बहुत बात की थी, उनको लड़ने नहीं दिया। इस इतने प्रेशर में आप शिवसेना के आज क्यों हैं? क्योंकि आपको अलायंस पार्टनर्स की कमी महसूस हो रही है? देखिए, किरीट सोमैया हमारे अच्छे नेता है। बहुत सालों से वो चुनाव लड़ रहे, कभी लड़े, कभी हारे, कभी जीते। बीजेपी का टिकट शिवसेना नहीं तय करती। बीजेपी का टिकट बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये लगा कि इस बार उनकी जगह किसी और को देना चाहिए, इसलिए हमने किसी और को टिकट दिया है, मनोज कोटक को टिकट दिया है। और आप देखिए, अगर ये बात होती तो सबसे पहले आदमी किरीट सोमैया थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा कि मनोज मेरा साथी है, मैं उसके लिए काम करूंगा। बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है। और इसलिए मुझे लगता है हम किसी के दबाव में काम करने वाले लोग नहीं है, हमको कोई डिक्टेट कर नहीं सकता। बीजेपी अपना निर्णय स्वयं लेती है। कई बार ऐसा हुआ कि शिवसेना के लीडर मुंबई से दिल्ली की तरफ निकले, एयरपोर्ट से वापस आ गए, स्वेरिंग इन उनकी नहीं हुई। ये सारी कहानियां सबको पता है। देवेंद्र फडणवीस जी, आप क्या कवर अप कर रहे हैं? यही पूछ रही हूँ। हिंदुत्व एक इतना बड़ा ग्लू है जिससे आप इकट्ठे रहना चाहते हैं, या मैं दोबारा इसी बात पर आऊंगी कि चंद्रबाबू नायडू के जाने के बाद प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्हें समेट के रखो? देखिए, कवर अप करने का सवाल ही नहीं है। मैंने तो पहले आपको साफ शब्दों में कह दिया कि 30 साल साथ में रहे, उनमें से 3 साल हम में अनबन रही। हमने कभी ये नहीं कहा नहीं रही करके, बिल्कुल हम में अनबन रही। और जब अनबन होती है तो एक दूसरे के खिलाफ बोला भी जाता है, लेकिन हम लोग आज साथ में हैं और हिंदुत्व के ऊपर ही है। हाँ जी, हिंदुत्व इतना बड़ा ग्लू जरूर है, इतना बड़ा धागा है कि उसके आगे जो हमारी छोटी छोटी चीजें वो गौण है। हम 2 पार्टियां क्यों है? कुछ तो हमारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसलिए 2 पार्टियां है। अगर सारी चीजें सरी की होती तो एक ही पार्टी होती, दूसरी पार्टी क्यों होती? लेकिन एक व्यापक हिंदुत्व के आधार पर हम लोग साथ में है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमारे वोटर्स को ये लगता है कि हमने साथ में रहना चाहिए। और इसलिए चंद्रबाबू जब थे तब भी हम साथ थे, बीच में नहीं थे तब भी हम साथ थे, आज नहीं है तब भी हम साथ है। चंद्रबाबू बीच में नहीं थे, फिर भी हम लोग तो साथ ही में थे। तो चंद्रबाबू के आने से या जाने से या किसी के जाने से और आने से हमारे साथ रहने का कोई संबंध नहीं है। हम लोग व्यापक हिंदुत्व के लिए साथ में आए हुए हैं। कड़वे सच कुछ उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें एग्रेरियन डिस्ट्रेस एक था। और एग्रेरियन डिस्ट्रेस के मैं आंकड़े अगर आपको बता दूं, आज भी फार्मर सुसाइड्स महाराष्ट्र से काफी रिपोर्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट डेटा फ्रॉम द स्टेट्स रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट शोज दैट 11,225 farmer suicides were recorded between January 2015 and September 2018. ये डिस्पाइट डेवलपमेंट, डिस्पाइट किसान सम्मान निधि जो अब शुरू हुई है और क्रॉप इंश्योरेंस जो इतने सालों से चल रहा है, ऐसी हालत क्यों है? कि एग्रेरियन क्राइसिस कब शुरू हुआ? महाराष्ट्र में एग्रेरियन क्राइसिस 1999 के बाद शुरू हुआ है, करीब 2000 के समय शुरू हुआ है। 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। 50,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। ये जो सारी देन है उस सरकार की देन है, क्योंकि जहां एग्रेरियन क्राइसिस है वहां पर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा, वहां के प्रोजेक्ट सारे अधूरे थे। आज हम लोगों ने जहां एक और वाटर कंजर्वेशन की योजना शुरू की, जलयुक्त शिवार जैसी, उसके माध्यम से वहां पानी पहुंचाया। दूसरा, ये जितने बंद प्रोजेक्ट थे, ये सारे प्रोजेक्ट्स को मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने हमको पैसा दिया। आज ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर हम ले जा रहे हैं। एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट जब आप करते हैं तो 1 साल में 2 साल में कंप्लीट नहीं होता, 4 साल 5 साल लगते। लेकिन 2014 में महाराष्ट्र में 32 लाख हेक्टेयर फ्लो इरिगेशन होता था, पिछले साल 40 लाख हेक्टेयर फ्लो इरिगेशन हमने किया है। और हम लोगों ने पिछले 4 सालों में 3 साल हमारा ड्राउट है। देखिए, ड्राउट जब होता है तो एक डिस्ट्रेस बड़ा होता है, लेकिन ड्राउट के बावजूद अगर आप देखें 2012 में जब 105% बारिश महाराष्ट्र में हुई थी, उस समय जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी थी उतनी प्रोडक्टिविटी आज 70% बारिश में हमने ली है, क्योंकि हमने वाटर कंजर्वेशन किया है। लेकिन जब तक ये हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होंगे, जब तक ये वाटर कंजर्वेशन का काम पूरा नहीं होगा, तब तक ये क्राइसिस पूरा खत्म नहीं होगा। कोई भी अगर ये क्लेम कर दे
कि 20 साल जो क्राइसिस खड़ा हुआ 4 साल में वो समाप्त हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। हम सही दिशा में जा रहे हैं और इसका प्रमाण है कि आज विदर्भ में आप देखिए, विदर्भ में जो आत्महत्याएं हैं वो काफ़ी कम हुई है। पिछली सरकार विदर्भ की आत्महत्या रिपोर्ट करती थी, मराठवाड़ा की करती नहीं थी। अभी हम मराठवाड़ा की भी रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पर भी हमने काम शुरू किया हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने कभी भी नकारा नहीं है। वी हैव एक्नॉलेज्ड कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और जो सॉल्यूशन उस समय हम कहते थे आप करो, उन्होंने नहीं किए, वो आज हम कर रहे हैं। इसके कारण ये क्राइसिस खत्म होगा। सो फाइनली लेट मी आस्क यू द बेसिक क्वेश्चन। लोग आंकड़े पूछते हैं, 48 में से 42 मिले थे 2014 में लोकसभा इलेक्शंस में। इस बार आप कितना डाल रहे हैं मोदी जी की किट्टी में? एक ज्यादा लेकिन एक कम नहीं। 42 से एक ज्यादा पर एक कम नहीं, 41 नहीं, 43 या 42 जो भी हो, यानी 42 से आगे जाएंगे, कम नहीं आएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस जी, May 23rd को we will get back to you. Sure. And we will, it's a challenge that you put out. Yeah. We will come back and ask you Zarur. if you fall short of that target. Perfect. Zarur. Thank you very much for joining me on Frankly. It's a pleasure.